नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 6 में। आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित 6वें पेपर पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हालांकि इसका सीरियल नंबर 6 है, पर ये रियल में 10वां पेपर है। इसमें 125 प्रश्न होंगे जो संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित होंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि वास्तविकता का आप अनुभव करेंगे कि वास्तविक पेपर कैसा आता है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसान लाठी से खेत जोतता है। किसान लाठी से खेत जोतता है। इस वाक्य में कौन सा दोष है? इस वाक्य में कौन सा दोष है? एक पेन पेपर रखिए, 125 नंबर डाल लीजिए। वीडियो को रोकिए, 125 नंबर डाल लीजिए। उसके बाद हमारे बताने से पहले आप उसमें अपने सही और गलत का निशान लगाएं, कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद जब सारे प्रश्न हो जाएं तो आप काउंट करिए 125 में आपके कितने सही है। यदि 100 प्लस है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वाक्य में कौन सा दोष है? सामीप्य, योग्यता, आकांक्षा, अन्वय। इसमें योग्यता दोष है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। दूसरा प्रश्न है, वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागृत होती है उसे क्या कहते हैं? वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागृत होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, बस इतना कह दिया किसी ने। आपकी जो भावना जागृत हुई कि अगली पंक्ति क्या है, इसे क्या कहेंगे? सानिध्य, योग्यता, आकांक्षा, शुद्धता। तो ये आकांक्षा कहलाती है। हमें इच्छा होती है कि अगली पंक्ति को हम जानें। वाक्य के उस भाग को, तीसरा प्रश्न है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं? निपात, प्रतिशेषण, प्रत्यय, पदबंध। तो वह पदबंध कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है, उपवाक्य और उपवाक्य यानी क्लाज, पदबंध यानी फ्रेज में सही अंतर क्या है? उपवाक्य में क्रिया रहती है, पदबंध में नहीं। पदबंध में क्रिया रहती है, उपवाक्य में नहीं। उपवाक्य और पदबंध दोनों से पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। उपवाक्य और पदबंध में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भेद नहीं है। उपवाक्य में क्रिया रहती है परंतु पदबंध में क्रिया नहीं। पहला ही विकल्प सही है। वह खाना खाकर सो गया। पांचवा प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य कैसा है? संयुक्त नहीं है, सरल, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक सरल वाक्य है। आगे हो सकता है कि उदाहरण आए, नहीं तो व्याकरण में आपको कराए जाएंगे या करा दिए गए हैं कुछ मात्रा में। बाकी एक विस्तृत पेपर लेकर आऊँगा जिसमें वाक्यों पर वो आधारित होगा। हालांकि छिटपुट क्वेश्चन आते ही रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। छठा प्रश्न है, वाक्य कैसा है? भारत कृषि प्रधान देश है। इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक। तो ये संकेत नहीं, ये विधिवाचक वाक्य है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। सातवां प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 4, 3, 2, 1। तो एक तो कोई भेद नहीं होता है, दो ही होते हैं, घोष, अघोष। घोष, अघोष। सी विकल्प यहाँ पर
सही है। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि, उत्क्षिप्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त ध्वनि के उदाहरण पूछे जाते हैं तो उसमें आएगा जैसे संबल, कंबल। जो ऐसे शब्द होते हैं वो संपृक्त ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण दिए रहेंगे, आपको पूछा जाएगा कौन सी संपृक्त ध्वनि के उदाहरण हैं। युग्मक ध्वनि क्या होती है? जैसे ये दो युग्म आ गए। और संयुक्त ध्वनियाँ कौन सी हैं? प्रवाद, क्लांत, म्लान, ये सब संयुक्त ध्वनियाँ हैं, जिसमें क्लांत ला पर जोर पड़ गया। और ऐसे ही प्रवाद, प्रकर्ष, ये सब संयुक्त ध्वनियाँ हैं। प्रसन्नता में ध्वनि कौन सी है? युग्मक ध्वनि है। युग्मक ध्वनियों के और उदाहरण जैसे दिल्ली है, उज्ज्वल है। 10वां प्रश्न है, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर, युग्मक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, अंतिम ध्वनि व्यंजन है तो वो बद्धाक्षर कहलाती है। बा से व्यंजन, बा से बद्धाक्षर। सुरों के आरोह अवरोह क्रम को क्या कहते हैं? सुरों के आरोह अवरोह क्रम को क्या कहते हैं? कविता, संगम, अनुतान, स्वराघात। तो ये अनुतान कहलाता है। खूब आया है ये प्रश्न। सुर लहर के कितने भेद हैं? सुर लहर के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो सुर लहर के 2 भेद होते हैं, शब्द सुर लहर, वाक्य सुर लहर। शब्द क्या है? जैसे अच्छा, स्वीकृत, विरोध। जब इनको बोलते हैं तो एक विशेष लय में जो बोलते हैं, जो सुर की लहर है वो है। और वाक्य सुर लहर क्या होते हैं? जैसे कौन करेगा, करेगा कौन। ये जो शब्दों के क्रम बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं, ये वाक्य सुर लहर के अंतर्गत आता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य से संबंधित नहीं है? चंदनबाला रास आशुक या असगु कवि की रचना है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। तो अब्दुल रहमान मुस्लिम होकर जैन रचना तो करेंगे नहीं, तो यही सही है, डी विकल्प सही है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय भाषा काव्य रहा है? ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि की रचना है, जिसमें कुछ पद कुशल लाभ ने कुछ दिनों बाद जोड़ दिए थे। तो कई बार इनकी भी मानी जाती है या दोनों की मानी जाती है, लेकिन किस क्षेत्र का है? तो राजस्थान है, सी विकल्प सही है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, छीत स्वामी। तो विद्यापति पर विशेष प्रभाव माना जाता है। निम्नलिखित में से आल्हखंड नाम से लोकप्रिय रासो काव्य कौन सा है? आल्हखंड सभी जानते हैं, किसको कहा जाता है? परमाल रासो, जो कि जगनिक की रचना है। आल्हखंड नाम से प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु में बुंदेलखंड में गाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त काव्य का कवि नहीं है? कृष्ण भक्त काव्य का कवि नहीं है।
सूरदास, कृष्णदास, नंददास, सुंदरदास। तो ये सभी अष्टछापी कवि हैं, परंतु सुंदरदास कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य, माधुर्य, दास्य, वात्सल्य। तो तुलसी ने दास्य भाव से भक्ति भावना की है। तुलसी की भक्ति भावना दास्य कोटि की थी। 19वां प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है? किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। बीसवां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, लोकायतन। तो पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अनामिका, गीतिका, परिमल, निशीथ। तो आप गीतू आपको याद होगा, छायावाद में अभी कल ही मैंने करवाया, तो उसमें आ, पा, गी तुलसीदास। तो निशीथ नहीं है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बाकी तीनों निराला जी के हैं। आप गीतू याद रखिए, ये सीरियल भी पूछा जाता है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। 22वां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको नाम देने का, श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव किसने दिया, तो वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही है। रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। परीक्षा गुरु को इन्होंने पहला मौलिक उपन्यास माना है। उपन्यास वाले सेक्शन में आपको 200 प्रश्न कराए गए हैं। यदि आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल एक बार अवश्य पढ़ें, क्योंकि उससे बाहर उपन्यास में कुछ नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी की है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल लिखित निबंध कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा निबंध नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, बात, करुणा, उत्साह। तो बात को लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। बी विकल्प सही है, बाकी सभी रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? यात्री मित्र शिव प्रसाद गुप्त। ध्यान रहे, विधा पूछी जाती है। यात्रा वृत्तांत, हालांकि जैसे वोल्गा से गंगा ये कहानी है राहुल सांकृत्यायन की, तो अक्सर इस पर वोल्गा से गंगा जब पूछा जाता है तो लोग यात्रा वृत्तांत लगा देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखें। हालांकि कहानी पर अभी 100 या 200 प्रश्न कराए जाएंगे। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक, राम नारायण मिश्र। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 27वां प्रश्न है,
जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बापू किस विधा की रचना है? जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा। तो नाम से ही स्पष्ट है, बापू महात्मा गांधी पर है और आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है, परंतु अगर कोई दूसरा लिखता है किसी के जीवन के बारे में तो उसे जीवनी कहते हैं। तो ये जीवनी है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? भट्ट लोलट, भट्टनायक, भट्ट शंकुक, महिम भट्ट। तो महिम भट्ट रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर अर्थ निर्धारित होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। जिन साथियों को शब्द शक्ति कन्फर्म नहीं है, प्रश्न गलत हो जाते हैं, उनके लिए एक सुझाव है कि काव्य शास्त्र का दूसरा पेपर जो मैंने करवाया है 100 प्रश्न है, जिसमें से लगभग 60 से 65 प्रश्न केवल शब्द शक्ति पर ही है। एक बार उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार से समझाया गया है प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों के तरीके और कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, अति संभावित प्रश्न, उदाहरण, सब उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक बार काव्य शास्त्र का दूसरा पेपर जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर लक्षणा के ये भेद हैं, रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा। 30 नंबर प्रश्न है, आती है शून्य क्षितिज से, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है। बहुत जल्दी अलंकार पर आपको 100 प्रश्न कराए जाएंगे। जैसे छंद पर कराए गए, रस पर कराए गए, उसी प्रकार अलंकार पर भी कराए जाएंगे। उसके बाद सारे अलंकार कन्फर्म हो जाएंगे। यहाँ पर रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना, यहाँ पर उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृत, क्लिष्टत्व, घनत्व। तो घनत्व कोई काव्य दोष नहीं होता है, बाकी सभी काव्य दोष है। काव्य शास्त्र का जो पहला पेपर है उसमें ये सारे दोष कराए गए हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्ण रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, स्थूलभद्र, रास। राउल बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। आप अपना नंबर लिख लें कि आपके अनुसार कौन सा सही है। मेरे अनुसार सी सही है। ये उन्हीं का कथन है, हजारी प्रसाद जी का। लास्ट में काउंट करके जरूर बताना है आपको। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? मान मंजरी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। तो दान लीला नंददास की नहीं है, बाकी सभी नंददास की रचनाएं हैं। इन्हें आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित करें। आरोही क्रम में लगाना है। आरोही अवरोही जब पूछा जाए तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हुए क्रम आरोही, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, जो सबसे बाद में छपा है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर कालक्रमानुसार बताना है। तो सबसे पहले उदंत मार्तंड आया है, प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, पहला ही विकल्प सही है। भारतीय संविधान ने 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है?
भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकृत किया है? भारतीय अंकों को, भारतीय अंक ये वाले, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपर्युक्त सभी को। तो सभी को नहीं किया है, केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को किया है। तो ये वाले हैं 1 2 3 4। 37वां प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है राम बच्चन, आपको बताया गया था, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने, और यही सबसे विकसित पद्धति है। 38वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इस ग्रंथ के लेखक हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ है। कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित होना शुरू हुई? पूछा गया है 1865, 68, 1880, 79। 68 में ये प्रकाशित होना प्रारंभ हुई। 40वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ, युग प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो युग की प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने नामकरण किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, ऐसे नामकरण किए हैं शुक्ल जी ने। इकतालीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? खुमाण रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। ये सीरियल है खुमाण रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने का मतलब है कि जो सबसे पहले हैं, जितने दिए गए हैं। ज़्यादातर सरहपा को ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर सरहपा सही विकल्प है। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद हिंदी विविध वाला आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपको कई ट्रिकें बताई गई। सारे संप्रदाय, सभी लेखक के उपनाम जो महत्वपूर्ण हैं, सारे संप्रदाय, बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर आपको एकत्रित मिल गई हैं। एक बार आप उसे अगर पढ़ते हैं तो 10 से 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? तो निम्बार्काचार्य हैं। ए विकल्प सही है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला या पद्मावत। तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास, रसखान। यही विकल्प सही है, यही कालक्रम है। सूरदास, मीराबाई, स्वामी हरिदास, रसखान। 46वां प्रश्न है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। निम्नलिखित कवियों के
जीवन काल का सही आरोही क्रम है बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। डी विकल्प सही है। 48वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल, नियाज, प्रताप नारायण मिश्र, इंसा अल्लाह खां। तो खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। 49वां प्रश्न है भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, भारतेंदु, बनारसी दास चतुर्वेदी। तोताराम संपादक थे इसके, भारत बंधु पत्रिका के। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बात कही है बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है 51वां परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार। सी शर्मा नहीं वर्मा है, तो ये इन्हीं का कथन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। प्रणिपम आपको याद होगा, प्रसाद पंत, प्रसाद निराला, पंत महादेवी, क्योंकि प्रसाद पंत निराला निकलता है और वहाँ मिल भी जाएगा आपको, तो इसको ध्यान रखें। प्रणिपम। पेट पीठ मिलकर हो गए, दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा है लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। पेट पीठ भिक्षुक से है और अंधरुद्र की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो ये भिक्षुक कविता से ही है, निराला जी की। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है भिक्षुक की दयनीय स्थिति। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। उस्मान ने क्या लिखा है? चित्रावली। कुतबन, मृगावती, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसरी। 4, 1, 2, 3। पहला ही विकल्प सही है। कविता घेराव में 55वां प्रश्न कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का एकालाप है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का एकालाप है। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, राजकमल चौधरी। तो ये धूमिल जी की है। ये काव्य पंक्ति कविता घेराव में या कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का एकालाप है, सुदामा प्रसाद पांडे की पंक्ति है। 56वां प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंद्र युगेन नहीं है। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंद्र युगेन नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो ये सभी भारतेंद्र युगेन हैं, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
द्विवेदी युग के हैं। 57वां प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वन बेला, स्नेह निर्झर बह गया है। तो ये वन बेला में है। हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, यह काव्य पंक्ति निराला की वन बेला में है। 58वां प्रश्न है, गिरजे की घंटा, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। पंत जी की ये पहली कविता मानी जाती है। बी विकल्प सही है। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? गद्य, पद्य या दोनों मिश्रित चंपू काव्य, इनमें से कोई नहीं। सी विकल्प यहाँ पर सही है, चंपू काव्य है। गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हैं। 60वां प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है महादेवी वर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का, रामविलास शर्मा का। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। 61वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है? सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह नग्गे ने, शमशेर बहादुर सिंह ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या रामविलास शर्मा ने। एक विलक्षण प्रतिभा नाम से इसकी भूमिका लिखी चांद का मुंह टेढ़ा की शमशेर बहादुर सिंह ने। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युग की प्रवृत्ति नहीं है। सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों रघुवीर सहाय, सहचर है समय रामदरस मिश्र, सोना माटी कुंवर नारायण। सोना माटी कुंवर नारायण का नहीं, विवेकी राय का उपन्यास है। विवेकी राय का है। यहाँ पर सही युग्म है सहचर है समय रामदरस मिश्र। ये उपन्यास किसका है? विवेकी राय का है। इन दिनों है कुंवर नारायण का। विधा पूछी जाए तो काव्य संग्रह है ये। इन दिनों काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण का। फिलहाल अशोक वाजपेयी का है। फिलहाल अशोक वाजपेयी की आलोचना है। यहाँ पर सही युग्म है सहचर है समय रामदरस मिश्र। 64वां प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की कवि की रचना है? किस अवधि सम्राट की कवि की रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक, अदम गोंडवी। वंशीधर शुक्ल की है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ऐसी पंक्ति वंशीधर शुक्ल जी ने लिखी है। 65वां प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? नया सप्तक से, तार सप्तक से, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक से। ध्यान रहे तार सप्तक से माना जाता है। प्रथम छपी थी तो उसका तार सप्तक नाम रखा गया था। दूसरे का दूसरा तार सप्तक नहीं, दूसरा सप्तक था, लेकिन नया सप्तक जैसा कोई नाम नहीं। 1943
1951, 1959 और उसके बाद 1979। 66वां प्रश्न, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त का है, जो कि महाकाव्य नहीं है। बाकी सभी महाकाव्य हैं। रामचरित चिंतामणि का ये जो है रामचरित उपाध्याय की रचना है, ये भी महाकाव्य के अंतर्गत है। सड़सठवां प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? पक गई है धूप, आग की हंसी, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु। आग की हंसी के लिए 2015 में रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अड़सठवां प्रश्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? सर्ग पूछा गया है चिंता, कर्म, संघर्ष, रहस्य, तो ये रहस्य सर्ग से ली गई हैं। अब इसके लिए पूरी कामायनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जो उदाहरण है महत्वपूर्ण तो छायावाद में कराए भी गए हैं, आप एक बार वहां पढ़ सकते हैं। 69वां प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, ये गलत है। बाकी सब सही है। 69वें में 70वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? बीबा, बीबा ऐसे याद रख सकते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है। 71वां प्रश्न है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी के डिक्टेटर की जब बात आए तो आपको सिर्फ हजारी प्रसाद जी पर जाना है, इन्होंने ही कहा है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। बाकी सभी जो गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और चतुर्भुज दास, नंददास थे, तो ये विठलनाथ के शिष्य थे। तो कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, सूरदास, कृष्णदास, तो ये जो है विठलनाथ के शिष्य थे, नंददास और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं। उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। बी विकल्प सही है, रसाल जी ने कला काल नाम दिया है। 74वां प्रश्न है, राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? 15 जुलाई 1955, 15 जुलाई 1950, 49, 48। सब बेकार हैं। 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की
प्रथम बैठक हुई थी। 75वां प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को पास हुआ था। मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। यदि हिंदी में पूछा गया है तो प्रथम द्वितीय से 7वीं अनुसूची कोई मतलब ही नहीं है, 14 से 18 का कोई मतलब नहीं है। संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक जो भाषा संबंधी उपबंध हैं उन्हें ही मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ध्यान रहे, उल्लेख है कि उल्लेख था। यदि उल्लेख था तो उस समय 14 भाषाएं थी, परंतु अब 22 भाषाएं हैं। है की बात है तो 22 है, था तो 14। तो शब्दों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, पहला ही विकल्प 14 दिया हुआ है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे, फट से 14 मारे चले आए, फिर यहाँ पर गलत हो गया। साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली है। साहित्यिक दृष्टि से संपन्न बोली है जिस पर खूब साहित्य मिलता है तो मैथिली, बघेली, मगही, भोजपुरी। तो बघेली का कोई साहित्य नहीं मिलता है, लेकिन मैथिली का खूब मिलता है और ये खूब संपन्न है साहित्यिक दृष्टि से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली को खलटाही भी कहते हैं? इनमें से किस बोली को खलटाही किसे कहा जाता है? बघेली, बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम है खलटाही। जैसे खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है और जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढाड़ी है, वैसे ही। 80 नंबर पे आ गए हैं। अमीर खुसरो की खालिक बारी है। अमीर खुसरो की खालिक बारी है काव्य ग्रंथ, यशोगाथा, इतिहास ग्रंथ, फारसी हिंदी कोश। खालिक बारी फारसी हिंदी कोश है। डी विकल्प सही है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, 7, 9, 11। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी का उद्भव किससे हुआ है? मागधी, पैसाची, प्रागढ़, सौरसैनी। तो पैसाची से उद्भव हुआ है। बी विकल्प सही है। 83 नंबर, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो सरस्वती कब आई थी? 1900 में आई थी, सभी जानते हैं। हंस कब आई थी? 1930 में आई थी। आलोचना कब आई थी? 1951 में आई थी। वहीं रविवार 1977 में आई थी। तो ये विकल्प सही है, डी, सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। स्वभावोक्ति को अलंकार न मानने वाले आचार्य हैं। स्वभावोक्ति को अलंकार न मानने वाले आचार्य हैं कुंतक, वामन, आनंदवर्धन, जयदेव। कुंतक स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं मानते हैं। भरतहि होई नराज मद, भरतहि होई नराज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहों की काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई में प्रयुक्त छंद कौन सा है? सोरठा, दोहा, बरवै, रोला। तो छंद पूछा गया है तो 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 13, 11 पंक्तियां मात्राएं हैं। यहाँ पर दोहा छंद है। 86 नंबर प्रश्न है, छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के हैं? छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? अगर आपने छंद वाला पढ़ा होगा तो बिल्कुल वहाँ पर ट्रिक बताई गई थी, छत पर रों, छत पर रों। तो छत पर रों में पहला क्या है? प्रथम 4 चरण रोला के हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के हैं। तो छप्पय के अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के हैं। तो ये 2 प्रश्न देखिए इस तरह से दिए गए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ। बाकी वहाँ ऐसे दिया नहीं जाएगा, वहाँ ऐसा दिया जाएगा कि आप कंफ्यूज हों और इसे गलत करके आएँ। तो छत पर रों,
छत पर रोऊं मतलब छप्पय में क्या है, रोऊं। पहले रोला फिर उल्लाला। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में शब्द शक्ति होती है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, छंद वाले टॉपिक में बताया गया है, नहीं काव्य शास्त्र के दूसरे पेपर में बताया गया है कि इसके कितने भेद होते हैं। वहाँ पर खूब सारे इसके भेद बताए गए, सभी के उदाहरण दिए गए। तो इसके मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 90 नंबर, कौशल्या के वचन सुनी, कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। उपर्युक्त दोहे में शब्द शक्ति है, तात्पर्य, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर लक्षणा है। जहाँ मुख्यार्थ को बाधित करके सामान्य रूप, गुण, धर्म, सादृश्य संबंध के आधार पर अर्थ लक्षित होता है, वहाँ कौन सी लक्षणा होती है। जहाँ मुख्यार्थ को बाधित करके सामान्य रूप, गुण, धर्म, सादृश्य संबंध के आधार पर अर्थ लक्षित होता है, वहाँ कौन सी लक्षणा होती है। तो मुख्य अर्थ को क्या किया गया, छिपा लिया गया या बाधित कर दिया गया या गौड़ कर दिया गया, तो वहाँ पर गौड़ी लक्षणा होती है। 92 पर आ गए हैं। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। तो जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी होती हैं, तो वहाँ पर बताया गया है कि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। परंतु अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी लक्षणा है, तो यहाँ पर देखिए, ईद का चांद होना गायब होने के संबंध में रूढ़ हो गया। किसी को कह दो कि अरे यार तुम तो ईद के चांद हो गए, इसका मतलब क्या है, वो गायब हो गया है, बहुत दिनों बाद आया है, तो वो रूढ़ि लक्षणा के अंतर्गत आएगा। दुल्हन गावहु मंगलचार, दुल्हन गावहु मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रतीक है, उपर्युक्त पंक्तियों में प्रतीक है सांस्कृतिक, प्राकृतिक, शास्त्रीय, ऐतिहासिक। तो ये सांस्कृतिक प्रतीक है। बिंब की सबसे बड़ी विशेषता है, बिंब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सुंदरता, यथार्थता, ऐन्द्रियता, मधुरता। ऐन्द्रियता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बिंब का काम है कविता को, बिंब का काम है कविता को मानवीय आदर्शों की अभिव्यक्ति देना है, सजीव बनाना है, सुंदर बनाना है, विषमताओं, विद्रूपताओं, वर्जनाओं को व्यक्त करना है। तो बिंब का काम कविता को सजीव बनाने से संबंधित है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। 96 पर आ गए हैं। नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रेनसा, प्रोफेसर स्पिनगार्न, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड। सही विकल्प है स्पिनगार्न, बी विकल्प सही है। नई समीक्षा का जनक किसे माना जाता है, नई समीक्षा का जनक किसे माना गया है, आइए रिचर्ड्स को। समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है। 98, समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है। कथन किसका है, समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवंत दृष्टि पर आधारित होती है, या कथन है S.E. स्पिनगॉर्न का। ए विकल्प सही है। निम्नांकित में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया, निम्नांकित में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया, एलन टेट, रेंसा, ब्लैकमर, क्लिंथ ब्रुक्स। तो रेंसा ने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया। रेंसा के अनुसार शब्द विधान होता है, रेंसा के अनुसार शब्द विधान होता है संरचनात्मक, विचारात्मक, बिंबात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो
रेंसा के अनुसार बिंबात्मक होता है शब्द विधान। 100 प्रश्न पूरे हो गए साथियों, 25 प्रश्न और बचे हैं। कैसी लग रही प्रैक्टिस, कैसे हैं प्रश्न? क्या आप अगर एक बार भी पेपर दिए होंगे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप वास्तविकता में ऐसे पेपरों का सामना करते हैं? ज़रूर बताएं। आपका कमेंट ही हमें आगे की दिशा दिखाता है। कृपया वीडियो को लाइक करें। जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रतिदिन 100 से 125 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत ही मुश्किल है कि शायद ही कोई दिन छूटा हो। यदि तबीयत खराब हो जाती है तभी कुछ ऐसा होता है, नहीं तो प्रतिदिन आप देखेंगे कि 100 से 150 200 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जो साथी हमारे पुराने जुड़े हुए हैं कृपया कमेंट ज़रूर किया करें। नए साथी भी कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो हिंदी साहित्य से, हिंदी से संबंधित हैं। 101वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विद्यायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विद्यायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? रास से, रसायन से, रहस्य से, रसिक से। शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध माना है रसायन से। रसायन से रास, रास से रासो। 103 पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? कविराज श्यामल दास, आचार्य शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद। तो शुक्ल जी ने इसे प्रथम महाकाव्य माना है और चंद बरदाई को प्रथम महाकवि माना है। 104 निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लैक्षणिक वैलक्षण्य लोन की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। क्या कहा गया है? निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लोन की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र। तो ये शुक्ल जी का कथन है। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, हो सके तो एक बार लिख लीजिए तो बिल्कुल याद हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10 9 8 7। 10 9 8 7 तो 9 है। अगला प्रश्न है, शुक्ल के रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? शुक्ल के 106 नंबर, शुक्ल के रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो इन्होंने महादेवी वर्मा जी को माना है। यहाँ के नहीं ने होना चाहिए। शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। 107वां प्रश्न है, हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका आभूषण अलंकार ग्रंथ का एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यक्रम रहा है। यह कथन किस कवि से संबंधित है? मतीराम, देव, जसवंत सिंह, पद्माकर। जसवंत सिंह से संबंधित है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय के सामाजिक के, चित्त का, आलम्बन धर्म का, विभाववादी का। तो शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 109वां प्रश्न, भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर एक सार रत्न है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। ये शुक्ल जी का कथन है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 110वां प्रश्न, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति रस का जैसा पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, वियोगी हरि। ये भी शुक्ल जी का कथन है। बी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो सधुक्कड़ी का अभिप्राय शुक्ल जी के अनुसार राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। 112वां प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। डी विकल्प यहाँ पर सही है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? शायद आज ही ये प्रश्न रिपोर्ट हो गया। ये शुक्ल जी ने माना है। रसायन से रास, रास से रासो। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण नगेंद्र की है। काव्य मीमांसा राजशेखर की है। रस मीमांसा शुक्ल जी की है। वाङ्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। वाङ्मय विमर्श, रस मीमांसा शुक्ल जी की है। एक 115वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतबन को माना है, जिन्होंने मृगावती की रचना की है। 116 नंबर प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, संस्कृत पाली प्राकृत अभ्रंश अवहट्ट हिंदी, तो अंतिम अवस्था जो थी अभ्रंश की, उसी से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ। 117वां प्रश्न है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी का ये कथन है कि काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं, बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन शुक्ल जी का है।
अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। यहाँ पर शुक्ल जी का ये कथन है। 119वां प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान रखिए। 120वां प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणि से शुक्ल जी ने ही माना है और किसी ने नहीं माना, तो ये भी कथन उन्हीं का है। 121वां प्रश्न, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, जायसी, रहीम, रसखान। जायसी सही विकल्प है। 122वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र बहुत कम है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, सी विकल्प सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी इस रूप में प्रस्तुत किया है। हालांकि हम लोग गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास को सीरियल से रखते हैं। अगला प्रश्न है 124वां, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? बिहारी, विद्यापति, मतीराम, भिखारीदास। तो ये विद्यापति के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ 125वां लास्ट प्रश्न है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, सी विकल्प यहाँ पर सही है। आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम प्रैक्टिस पेपर 7 पर बात करेंगे। सीरियल से अगर ये हो जाएंगे तो बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि अंतिम समय में यही सब महत्वपूर्ण है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन, ऐसे ही प्रश्न हैं, बढ़िया प्रश्नों का संकलन है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। एक कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।